हेलो बच्चों, मैं ममता जी व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12th में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना 21st चैप्टर लास्ट वीडियो के अंदर अपना कंप्लीट हो गया था और आज हम अपना नया लेसन पढ़ेंगे 22nd, जिसका नाम है अधिमांग एवं न्यून मांग की अवधारणा। तो बच्चों, अपन ने अपना 21st चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मांग के अंदर देखा था ना, एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मांग होती है वही समग्र मांग थी। इसी प्रकार एक वर्ष का जो प्रवाह था यानी कुल पूर्ति को अपन ने समग्र पूर्ति पढ़ा था। फिर अपन ने एडी और एसी, एडी का देखा था उपभोग प्लस विनियोग, मतलब सब तरह का खर्च। समग्र मांग के अंदर अपन ने क्या देखा था कि जितना भी खर्चा होता है टोटल राष्ट्रीय खर्च समग्र मांग। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय आय थी उसको अपन ने समग्र पूर्ति माना था। और अपन ने देखा था कि बाजार संतुलन की स्थिति में कब होता है, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों इक्वल है। यहाँ तक अपन ने 21st चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था। आज हमारा जो लेसन आता है वो अधिमांग और न्यून मांग। तो बच्चों, अधिमांग और न्यून मांग पढ़ाने से पहले मैं आपको मंदी और समृद्धि के बारे में बताऊंगी। तो मंदी किसको कहते हैं? जैसे अपन कहते हैं अभी तो बाजार में मंदी चल रही है। मंदी का मतलब होता है जब उत्पादन, आय, रोजगार, कीमतें सब कम हो जाए, है ना। बाजार की ऐसी अवस्था जिसके अंदर उत्पादन कम हो रहा है, सामान बिक नहीं रहा है, स्टॉक पड़ा हुआ है, आय कम हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ना, और वस्तुओं की कीमतें भी फिर कम हो रही है। तो बाजार की इस अवस्था को मंदी की अवस्था कहते हैं। और समृद्धि किसको कहते हैं? जब अच्छा उत्पादन हो रहा है, जिससे लोगों की आय बढ़ रही है, आय बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ रही है। हमेशा मंदी में मांग कम होगी और समृद्धि में मांग बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, अर्थात मांग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, वस्तु की कीमतें बढ़ेगी और देश विकास करेगा। तो मंदी के अंदर देश में विकास नहीं होता है और समृद्धि के अंदर बच्चों देश में विकास होता है। तो ये तो हो गया अपना मंदी और समृद्धि। अब अपन बात करते हैं कीन्स का आय व उत्पादन का सिद्धांत। तो बच्चों, हम कीन्स की बात अपन लास्ट चैप्टर के अंदर भी अपन कर चुके हैं कि कीन्स ने आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत दिया था और उसने कहा था कि बाजार संतुलन की स्थिति में तब होता है जब समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर होते हैं। और उसने कहा था कि कीमतों के स्थिर रहने पर, मतलब वो क्या मानता है, कीमतें स्थिर रहती है, स्थिर कीमतों के ऊपर हमारा कीन्स का आय, रोजगार और उत्पादन का सिद्धांत काम करता है। और उसने कहा था कि जब बाजार में संतुलन तब आता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होता है। और उसने एक बात और कही थी कि बाजार में मंदी का कारण है प्रभावपूर्ण मांग में कमी होना। जब प्रभावपूर्ण मांग भी कौन सी, जब प्रभावपूर्ण मांग में कमी आती है बच्चों, तो बाजार में मंदी आती है। ये था कीन्स का आय, उत्पादन व रोजगार का सिद्धांत या आय या उत्पादन का सिद्धांत। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका चैप्टर है अधिमांग और न्यून मांग। जैसा कि बच्चों नाम से ही है, अधिमांग यानी मांग अधिक। जब बाजार के अंदर पूर्ति की अपेक्षा मांग बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अधिमांग, है ना। जब बाजार में पूर्ति की अपेक्षा क्या बढ़ जाए, मांग, वो भी कौन सी, जब वो बाजार में समग्र पूर्ति की अपेक्षा समग्र मांग बहुत अधिक बढ़ जाए तो इस स्थिति को अपन कहते हैं अधिमांग स्थिति, ठीक है। लेकिन जब बाजार में समग्र मांग की तुलना में समग्र पूर्ति बढ़ जाए, अर्थात समग्र मांग कम हो जाए, तो बाजार की इस स्थिति को कहते हैं समग्र पूर्ति। तो बच्चों, बाजार के अंदर बाजार संतुलन में कब होता है, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों इक्वल हो। अदरवाइज यदि समग्र मांग बढ़ जाएगी तो मुद्रा स्फीति की दशा आ जाएगी और समग्र पूर्ति बढ़ जाएगी तो मुद्रा अवस्थिति की दशा आ जाएगी। दोनों स्थितियां कुल मिलाकर के सही नहीं है। तो स्थितियां कौन सी सही है, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाए। तो जब समग्र मांग बढ़ जाती है और समग्र पूर्ति कम हो जाती है तो ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि समग्र मांग वापस कम होकर के समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। और जब समग्र पूर्ति समग्र मांग की अपेक्षा बच्चों बढ़ जाती है तो वापस ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि समग्र पूर्ति घट करके वापस समग्र मांग पर के बराबर हो जाए और बाजार में संतुलन की स्थिति बनाए रहे। तो ये तो हो गया अधिमांग और न्यून मांग। अधिमांग जब समग्र मांग बढ़ जाए समग्र पूर्ति की अपेक्षा, और न्यून मांग जब समग्र मांग कम हो जाए समग्र पूर्ति की अपेक्षा। दोनों ही स्थितियां बाजार के लिए अनुकूल नहीं है। तो हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है बाजार के अंदर कि ये दोनों इक्वल रहे। इसके लिए कुछ नीतियां अपनाई जाती है जिसको कहते हैं न्यून मांग अधिमांग समस्या के समाधान के लिए क्या क्या अपन उपाय अपना सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि अधिमांग और न्यून मांग दोनों स्थितियां अनुकूल नहीं है बाजार के लिए। तो बाजार के अंदर
समग्र मांग और समग्र पूर्ति को बराबर करने के लिए, अर्थात न तो अधिक मांग रहे न न्यून मांग रहे, ऐसा करने के लिए जो नीतियाँ अपनाई जाती है उन्हें कहते हैं समस्या समाधान की नीतियाँ। और बच्चों ये नीतियाँ दो तरह की है, एक तो होती है राजकोषीय नीतियाँ और दूसरी होती है मौद्रिक नीतियाँ। यहाँ पर यह समझने की बात है कि जो राजकोषीय नीतियाँ होती है वो सरकार के द्वारा लागू की जाती है, और जो मौद्रिक नीतियाँ होती है वो हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो नीतियाँ लागू करता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मौद्रिक नीतियाँ। और हमारी सरकार जो नीतियाँ लागू करती है काय के लिए, अधिक मांग और न्यून मांग को कम करने के लिए, न तो अधिक मांग की स्थिति रहे न न्यून मांग की स्थिति रहे, यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। इसके लिए जो सरकार जो नीतियाँ अपनाती है उसको राजकोषीय नीतियाँ कहते हैं, और जो RBI जो नीतियाँ अपना रही है उसको अपन मौद्रिक नीति कहते हैं। अब जो सरकार होती है उसके लिए 4 तरह की नीतियाँ अपनाती है। एक तो अपने सरकारी आय व्यय को घटा बढ़ा करके, यानी सरकारी खर्च को बढ़ा करके या कम करके। दूसरा होता है कर को अपन सरकारी आय भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है, कई पुस्तकों में आपको सरकारी आय भी कहते हैं, क्योंकि सरकार की आय क्या है बच्चों, कर और सिर्फ कर। सरकार को आय कहाँ से मिलती है, करों से। उसके बाद तो उधार। अब उधार भी 2 तरह के, एक उधार जो जनता से वो लेता है और दूसरा जो वो RBI से लेता है। हमारा जो व्यापारिक बैंक होता है ना, वो जनता से भी उधार लेता है, हम अपना जमा करवाते हैं व्यापारिक बैंक में, और दूसरा उधार होता है जो RBI से ऋण लेता है। तो ये 4 ऐसी नीतियाँ हैं सरकार की जिसके द्वारा हम अधिक मांग और न्यून मांग की समस्या से बचने का प्रयास करते हैं। अब सरकारी व्यय, तो बच्चों सरकार 2 तरह का व्यय करती है, उपभोग व्यय और निवेश व्यय, है ना। उपभोग व्यय वो होता है जो उपभोग के ऊपर, यानी अंतिम वस्तु और सेवा के ऊपर जो व्यय हो रहा है वो तो कहलाता है उपभोग व्यय। जबकि निवेश व्यय कौन सा आता है, निवेश व्यय वह होता है जिससे हमें लाभ की आशा हो, है ना। उपभोग तो सिर्फ उपभोग, हमने सेटिस्फाई, हम उपभोग के लिए हमने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो उपभोग हो गया वो तो बच्चों होता है उपभोग व्यय। लेकिन सरकार का निवेश व्यय क्या होता है, जैसे बांध बनाना, नहरें बनाना, चिकित्सा सुविधाएं, ये सारे जो सरकार के व्यय होते हैं जिसको कहते हैं अपन निवेश, जिससे अपन को लाभ की आशा की जाती है। तो सरकार के 2 तरह के व्यय। अब क्या करती है सरकार, जब अधिक मांग की स्थिति हो, जब अधिक मांग यानी AD अधिक हो, ऐसी से यानी जब अधिक मांग की स्थिति होती है तो वो अपने व्ययों को कम कर देती है, ताकि लोगों के पास कम पैसा होगा तो वो अपनी मांग को वापस कम करेंगे। तो जब अधिक मांग की स्थिति होगी तो सरकार अपने व्यय को कम करेगा, लेकिन न्यून मांग की स्थिति के अंदर सरकार अपने व्यय को बढ़ा देगा ताकि लोगों तक पैसा मिले और उनकी जो मांग कम हो गई है वो बढ़ जाए। तो आ रहा है, अच्छे समझो बच्चों। जब बाजार में अधिक मांग की स्थिति है यानी AD बढ़ गया है तो सरकार क्या करती है, अपने खर्चों को कम कर देती है ताकि लोगों के पास वापस मुद्रा कम हो जाए, तो मांग अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन जब न्यून मांग की स्थिति है यानी इसका अपोजिट, न्यून मांग की स्थिति है तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है, व्यय बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास वापस से मुद्रा आ जाए और वो अपनी मांग को बढ़ा ले। तो ये हो गया पहला तो सरकारी व्यय, जिसमें अपन ने उपभोग व्यय और निवेश व्यय देख लिया, और ये देख लिया कि सरकार अपने व्यय के द्वारा किस प्रकार अधिक मांग और न्यून मांग की स्थिति से छुटकारा पाती है। दूसरा होता है बच्चों कर। अब कर क्या होता है, कर वस्तुओं और सेवाओं पे लगते हैं। कर किस पे लगते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पे लगते हैं, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है, और कर होती है वो सरकार की आय है। अब जब लगता है कि अधिक मांग की स्थिति है ना, अधिक मांग यानी मांग बढ़ गई है, ऐसे में क्या करेगी, करों को बढ़ा देगी। क्या करेगी सरकार, कर को बढ़ा देगी, करों की दर को बढ़ा देगी ताकि वस्तुएं महंगी हो जाए और मांग वापस कम हो जाए। लेकिन जब बाजार में बच्चों न्यून मांग की स्थिति होती है तो करों को कम कर दिया जाता है ताकि वस्तुएं सस्ती हो जाए और लोगों की मांग बढ़ जाए। तो आया समझिए बच्चों, कर के द्वारा भी सरकार क्या करती है, अधिक मांग और न्यून मांग को कर बढ़ा करके अधिक मांग की स्थिति में कर बढ़ाती है ताकि मांग कम हो जाए, और न्यून मांग की स्थिति में करों की दर घटा देती है ताकि वापस मांग बढ़ जाए। तो सरकार कर द्वारा भी अधिक मांग और न्यून मांग की स्थिति से छुटकारा पाती है। अब आता है उधार। उधार मतलब कौन सा उधार, सार्वजनिक उधार, जिसको कि अपन ऋण कहते हैं, और ये किससे लिया जाता है, जनता से। अब जब सरकार को लगता है कि अभी अधिक मांग की स्थिति है, मांग बढ़ गई है, ऐसे में सरकार जनता से ऋण वसूलती है ना, उसके ऊपर अच्छी ब्याज दर देती है ताकि लोग उनको पैसा जमा कराएं,
जब लोग अच्छी ब्याज दर देके अपना पैसा सरकार को जमा करा देंगे तो उनके पास पैसों की वापस कमी हो जाएगी, मुद्रा की कमी हो जाएगी और वो अधिमांग वापस धीरे धीरे मांग कम हो जाएगी। और सपोज न्यून मांगे, ऐसे के अंदर वो ब्याज दर को बढ़ा देती है जिससे वो लोगों से ऋण नहीं लेती है, लोगों से ऋण लेना बंद कर देती है, जिससे लोगों के पास वापस से मुद्रा आ जाती है और मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार सरकार सार्वजनिक उधार या ऋण के द्वारा भी जो ये जनता से लेती है, जनता से सार्वजनिक ऋण लेकर के और अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति से छुटकारा पाती है। एक उपाय होता है आरबीआई से ऋण। तो हमारी सरकार, मैंने आपको जब हमने केंद्रीय बैंक बच्चों लेसन पढ़ा था तभी हमने क्या बात करी थी कि जब हमारे आरबीआई को ऋण की हमारे व्यापारिक बैंकों को या हमारी सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास। तो जब उसको लगता है कि अभी क्या है, अधिमांग की स्थिति है। कैसी स्थिति है? अधिमांग की स्थिति है। तो ये क्या करती है? आरबीआई से ऋण नहीं लेती है, आरबीआई से ऋण नहीं लेती है ताकि उसके पास भी पैसा कम होगा और जनता के पास भी पैसा कम होकर के वापस मांग कम हो जाएगी। लेकिन जब लगता है कि न्यून मांग की स्थिति है तो सरकार आरबीआई से ऋण ले लेती है ताकि उसके पास तरलता में वृद्धि हो और यही तरलता फिर जनता तक जाती है और वापस से मांग बढ़ जाती है। तो बच्चों, सरकार जो होती है हमारे अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को निपटने के लिए ये 4 तरह के उपाय करती है। सरकारी व्यय जो 2 तरह का आता है, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। दूसरा आता है टैक्स या करों के द्वारा भी सरकार क्या करती है, अधिमांग और न्यून मांग के ऊपर कंट्रोल करती है। फिर उधार, जिसको सार्वजनिक उधार जो कि जनता से लेती है वो, प्लस आरबीआई से ऋण। इन 4 उपायों के द्वारा और इन चारों उपायों को सरकार अपनाती है और इसे हम कहते हैं राजकोषीय नीति। तो सरकार इन राजकोषीय नीति के द्वारा अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति से छुटकारा पाती है और बाजार में पुनः संतुलन लाने का प्रयास करती है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि अधिमांग न्यून मांग की स्थिति से निपटने के लिए जो मौद्रिक नीति होती है वो कौन अपनाता है? हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो नीतियां अपनाता है उसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति, क्योंकि ये मुद्रा से संबंधित है। अब मौद्रिक नीति, वैसे हम जितना भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे मौद्रिक नीति, ये सब हम केंद्रीय बैंक के उपकरण के अंदर पढ़ चुके। तो आपको केंद्रीय बैंक के जब मैंने पढ़ाए थे उपकरण, है ना, उस वक्त मैंने आपको इसको बहुत अच्छे समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर हम इसको रिवीजन हो जाएगा ताकि हमारे दोनों जगह ही काम आ जाएंगे। तो ये आरबीआई के वो उपकरण है जिसके द्वारा हमने केंद्रीय बैंक में पढ़ा था कि वो साख सृजन के ऊपर कंट्रोल करती है। तो अधिमांग न्यून मांग भी अल्टीमेटली क्या है? साख सृजन ही तो है। तो अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमारी जो आरबीआई है वो ये मौद्रिक नीति अपना रही है। तो सबसे पहले सीआरआर, नकद कोषानुपात। तो व्यापारिक बैंकों को अपने पास जमा का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, उसे ही सीआरआर कहते हैं। अब बच्चों क्या करती है सर केंद्रीय आरबीआई? जब देख रही है कि अधिमांग की स्थिति है तो वो सीआरआर अनुपात को बढ़ा देती है, नकद कोषानुपात को बढ़ा देती है ना, उसको बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा कि व्यापारिक बैंकों को अपना अधिक पैसा कहाँ रखना पड़ेगा? केंद्रीय बैंक के पास। तो व्यापारिक बैंक के पास तरलता कम होगी तो अल्टीमेटली उपभोक्ताओं के पास भी क्या हो जाएगी? मुद्रा कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी और अधिमांग वापस कम हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। तो प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ भाग अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अब जब आरबीआई को लगता है कि अधिमांग की स्थिति है तो वो वापस क्या करती है? एसएलआर को भी बढ़ा देती है ताकि व्यापारिक बैंक अपने पास अधिक धन जमा करके रखें और जनता को कम ऋण दे। जब पब्लिक को कम ऋण मिलेगा तो पब्लिक के पास वापस मांग में कमी आएगी और दोनों ही में उल्टी स्थिति होने पर, अर्थात जब क्या है? न्यून मांग है, जब न्यून मांग की स्थिति होती है तो दोनों को ही क्या करा दिया जाता है? दोनों को कम कर दिया जाता है। किसको? सीआरआर और एसएलआर को। सीआरआर की दर को भी कम कर देते, एसएलआर की दर को भी कम कर देते। कब? जब बाजार में न्यून मांग की स्थिति हो। जिससे क्या होता है बच्चों कि व्यापारिक बैंकों को अपनी कम धन को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है और कम धन अपने पास जमा के रूप में रखना पड़ता है, जिससे वो क्या करता है? पब्लिक को, जनता को अधिक ऋण दे सकता है, अपने ग्राहकों को अधिक ऋण दे सकता है, जिससे वापस से उनके पास मुद्रा आती है और उनकी मांग बढ़ जाती है और न्यून मांग की स्थिति वापस कम होती है। तो इस प्रकार जो आरबीआई है वो सीआरआर और एसएलआर को कम या अधिक करके जब अधि मांगे तो इनको दोनों की दर को बढ़ा देगा और जब न्यून मांगे तो दोनों की दर को कम कर देता है। आया बच्चों समझ में?
अब है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। तो बच्चों केंद्रीय बैंक का जब मैंने पढ़ाया था उपकरण, तभी मैंने बताया था कि रेपो दर ब्याज की वह दर जिसके ऊपर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है, और रिवर्स रेपो दर ब्याज की वह दर जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है। आ गया बात समझ में। अब जब केंद्रीय बैंक हमारे आरबीआई को ये लगता है कि बाजार में क्या स्थिति है, अधिमांग की स्थिति है, ऐसे में क्या करती है, ये रेपो दर को बढ़ा देती है। रेपो दर को बढ़ा देती है जिससे व्यापारिक बैंकों के लिए ऋण महंगे हो जाते हैं, और व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण नहीं लेती है, तो वापस मांग कम हो जाती है। लेकिन जब न्यून मांग की स्थिति होती है तो केंद्रीय बैंक क्या करती है, रेपो दर को कम कर देती है। रेपो दर को कम करेगी तो व्यापारिक बैंकों के लिए ऋण सस्ते हो जाएंगे, जिससे वो केंद्रीय बैंक के पास अपना पैसा वहां से ऋण ले लेगी, और यही ऋण जनता के पास जाएगा और वापस से मांग बढ़ जाएगी। इसी प्रकार रिवर्स रेपो दर में क्या होता है कि जिस दर के ऊपर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है, अब व्यापारिक बैंकों से ऋण लेना है, तो जब उसने देखा कि बाजार में क्या हो गया है, अधिमांग हो गया है, अधिमांग हो जाएगा तो ये रिवर्स रेपो दर को बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो दर को बढ़ाएगा तो व्यापारिक बैंक क्या आकर्षित होंगे केंद्रीय बैंक की तरफ, और अपनी जमाओं को केंद्रीय बैंक के अंदर जमा कराएंगे ताकि उनको अधिक ब्याज दर मिले, और व्यापारिक बैंकों के पास तरलता में कमी होगी। जब व्यापारिक बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी तो जनता तक भी कम धन जाएगा, और जो अधिमांग है वो वापस से कम हो जाएगी। लेकिन जब न्यून मांग की स्थिति होगी, केंद्रीय बैंक को लग रहा है कि बाजार में क्या है, न्यून मांग की स्थिति में, ऐसे में वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो दर को भी कम कर देगा, ताकि व्यापारिक बैंक अपने पैसों केंद्रीय बैंक में नहीं जमा करवाए, ताकि व्यापारिक बैंक का पैसा उनके पास रहे और ये पैसा जनता तक जाए, मुद्रा जनता तक जाए और उनकी मांग वापस से बढ़ जाए। तो आया बच्चों समझ में। जिस प्रकार CRR और SLR से की मौद्रिक नीति से आरबीआई ने अधिमांग और न्यून मांग के ऊपर कंट्रोल किया, उसी प्रकार रेपो दर और रिवर्स रेपो दर से भी यही कंट्रोल किया। अब आता है सीमांत आवश्यकता। बच्चों सीमांत आवश्यकता क्या है, इसको कहते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट। जब बच्चों अपन कोई भी चीज कोई बैंक से अपन लोन लेते हैं या अपन कोई चीज उधार मार्केट में खरीदते हैं तो अपन को मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ता है। जैसे हमने कोई 30,000 या 10,000 की कोई चीज ली है, हमने 10,000 की कोई चीज ली है, तो यदि हमको उसका 10% यानी 1,000 रुपया हमें डाउन पेमेंट के रूप में वहां पर यदि हम किसी शॉप से ले रहे हैं तब भी हमको कुछ नगद पैसा वहां देना पड़ता है, और बाकी जो पैसा हम जो नहीं लौटा रहे हैं उसकी EMI बन जाती है, किस्तें बन जाती है, और किस्तें के ऊपर वापस इंटरेस्ट जोड़ करके हम हर महीने पैसा लौटा देते हैं। यही सिस्टम बैंकों का भी होता है। जब बैंक भी किसी को लोन देती है तो कुछ मिनिमम डाउन पेमेंट वो अपने पास रखवाती है और बाकी का EMI बन जाता है। तो ये जो मिनिमम डाउन पेमेंट होता है इसी को सीमांत आवश्यकता कहते हैं। अब जब अधिमांग की स्थिति होती है तो मिनिमम डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया जाता है। जब मिनिमम डाउन पेमेंट को बढ़ाएगा तो लोग लोन लेने में, ऋण लेने में, उधार लेने में कतराएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मिनिमम डाउन पेमेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वापस से मांग कम हो जाएगी। और न्यून मांग की जब दशा आएगी बच्चों तो लोग सरकार क्या करती है, बैंक क्या करती है कि मिनिमम डाउन पेमेंट को कम कर देती है ताकि लोग उधार लेने के लिए भी रेडी हो जाए, ऋण लेने के लिए रेडी हो जाए और इजीली उनको सामान मिल जाए, ऋण मिल जाए तो उनकी मांग वापस से बढ़ जाती है। इसी प्रकार खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं में होता है प्रतिभूति केंद्रीय बैंक या आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों से जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उसे ही खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। अब जब हमारा आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अपनी प्रतिभूतियां बेचता है तो बदले में उसको मुद्रा मिलती है ना। तो अधिमांग की स्थिति में क्या करेगा, वो बेचना प्रारंभ कर देगा। कौन? आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अपनी प्रतिभूतियां बेचना प्रारंभ कर देगा, जिससे व्यापारिक बैंकों की तरलता कम होगी और अल्टीमेटली वापस से मांग कम हो जाएगी। किसकी? जनता की। इसी प्रकार जब न्यून मांग की स्थिति होती है तब हमारा आरबीआई अपनी प्रतिभूतियां खरीदना प्रारंभ करता है। किससे? व्यापारिक बैंकों से क्रय करता है। जब व्यापारिक बैंकों से वो प्रतिभूतियों को क्रय करेगा तो बदले में उनको मुद्रा देगा और वही मुद्रा जनता तक आएगी और वापस से मांग बढ़ जाएगी। तो खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी जो आरबीआई है वो अधिमांग और न्यून मांग की दशा से छुटकारा पाता है। इसी प्रकार एक होता है नैतिक दबाव। तो नैतिक दबाव क्या होता है? जब इस तरह की जब बात होती है, अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति आती है तो केंद्रीय बैंक होता है व्यापारिक बैंकों को राय देता है, गाइड देता है ना, और उनको सलाह देता है कि इस तरह से अपनी गाइडलाइन जारी करता है, सलाह देता है कि आप इसी तरह से नीति अपनाइए ताकि
जो हमारे अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति से छुटकारा पाया जाए। और एक होता है राशनिंग। राशनिंग में क्या होता है बच्चा? लिमिट निर्धारित करना, लोन की, ऋण की सीमा का निर्धारण किया जाता है। साख की राशनिंग यानी साख को लिमिट किया जाता है। तो हमारा केंद्रीय बैंक क्या करता है कि जब हमने जो पढ़ा था ना कि चयनात्मक, ये इसका है, हमने दो पढ़े थे इसके उपाय, मात्रात्मक उपाय और चयनात्मक उपाय। किसके? केंद्रीय बैंक के साख के ऊपर नियंत्रण के दो उपाय पढ़े थे अपने, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। तो ये इसका गुणात्मक उपाय है। क्योंकि इसके अंदर हमारा केंद्रीय बैंक या हमारा जो आरबीआई क्या करता है, जैसा क्षेत्र है उस क्षेत्र को देख करके राशनिंग तय कर देता है ऋण की, कि इस वाहन के ऊपर इतने हजार का लोन निश्चित है, या ये उद्योग है, स्टील उद्योग है, इसमें इतना करोड़ का लोन मिल सकता है, या गृह निर्माण के लिए इतना लोन है। अर्थात इसकी राशनिंग की जाती है, लिमिट किया जाता है, और साथ में ब्याज दर का भी बदलाव किया जाता है। मतलब चयनात्मक साख नियंत्रण भी इसी तरह का होता है। उसमें क्या करता है कि अमुक जगहों के ऊपर किस चीज के ऊपर कितना लोन देना है, और ब्याज दर भी, विलासिता की वस्तु पर ब्याज दर अधिक होती है, उसकी ईएमआई भी अधिक होती है। तो ये जो राशनिंग एक ऐसा है जिसके द्वारा भी हमारा जो आरबीआई है वो क्या करता है, अधिमांग और न्यून मांग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके अंदर इसकी दो पॉलिसी होती है, महंगी मुद्रा नीति और सस्ती मुद्रा नीति। जब उसको लगता है कि अब अधिमांग की स्थिति है ना, अधिमांग की स्थिति के अंदर वो महंगी मुद्रा नीति अपनाता है। अर्थात जितने भी उसने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे उसको अच्छे से फॉलो करो, रेस्ट्रिक्शन को रहने देता है। लेकिन जब लगता है कि न्यून मांग की स्थिति है तो अपने रेस्ट्रिक्शन को कम कर देता है, जिसको हम कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। मुद्रा सस्ती हो जाती है उस वक्त। क्यों? क्योंकि सस्ती मुद्रा ने रेस्ट्रिक्शन को कम करके लोगों तक ऋण पहुंच सके और लोग वापस से न्यून मांग की स्थिति से उभर करके वापस एक नॉर्मल मांग तक आ जाए। तो बच्चों, आज अपन ने ये पूरा एक साथ पढ़ लिया है कि अधिमांग क्या था, न्यून मांग क्या है, ये देखा अपन ने। फिर अपन ने कीन्स का आय व उत्पादन का सिद्धांत देखा, मंदी और समृद्धि को देखा, और अपन ने देखा कि बाजार के अंदर अधिमांग और न्यून मांग की स्थिति को निपटने के लिए हमारी राजकोषीय नीतियाँ कौन कौन सी है और मौद्रिक नीतियाँ कौन कौन सी है। और हमने इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जब मंदी के समय अर्थात न्यून मांग के समय कौन सी राजकोषीय नीतियाँ काम आएगी, या राजकोषीय नीतियाँ किस प्रकार से न्यून मांग से उभरेगी, या उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि अधिमांग की स्थिति के अंदर राजकोषीय नीतियाँ किस प्रकार लाभकारी है। तो बच्चों, क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, हमें उसका आंसर को समझ के करना है। इसी प्रकार इधर भी आ सकता है कि न्यून मांग के अंदर हमारी मौद्रिक नीतियाँ किस प्रकार उपयोगी है, या अधिमांग के अंदर हमारी मौद्रिक नीतियाँ किस प्रकार उपयोगी है। तो जैसा क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना है। तो 21st चैप्टर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। 22nd चैप्टर सॉरी, तो 22nd की इस चैप्टर की इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद मैंने इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ, उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए और वापस से रेडी हो जाइए 23rd चैप्टर पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।